सिंपैथी और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने और इंपॉर्टेंट बनने की चाह रखने के चक्कर में लोग कभी कभी कुछ अजीब चीजें कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिसेस मैकिन्ले को लें। उन्होंने अपने पति, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको वो सारे मसले छोड़ने के लिए कहा जब वो रात के टाइम उनके साथ सोने जाते थे। ऐसा करके उन्होंने इंपॉर्टेंट बनने का रास्ता अपनाया, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक पत्नी अपने पति की कितनी फिक्र करती है। वो अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनको अपने दांतों को दिखाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना था, तो वो अपने पति को बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि वो भी उनके साथ ही रहे। एक बार और ऐसा हुआ कि जब प्रेसिडेंट को अपनी वाइफ को डेंटिस्ट के पास अकेले छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि जॉन हे से मिलना था और उनके साथ उनका अपॉइंटमेंट था। मैरी रॉबर्ट राइनहार्ट, जो कि एक लेखिका थी, उन्होंने एक बार मुझे एक ऐसी लेडी के बारे में बताया था जो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन मिसेस राइनहार्ट ने कहा कि यह औरत किसी भी चीज का सामना कर सकती है। हो सकता है कि वो अपनी उम्र की वजह से ऐसा कर रही हो। उसकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी और अनुमान लगाने के कुछ ही दिन बचे थे। वो अपने बिस्तर पर ले गई और 10 साल तक उसकी बूढ़ी मां ने तीसरी मंजिल और पीछे की यात्रा की ट्रे के लिए उसका पालन पोषण किया। फिर एक दिन उसकी बूढ़ी मां सेवा करते करते थक गई और बिस्तर पर लेटी थी। कब उसकी सांसें रुक गईं, पता ही नहीं चला। कुछ हफ्तों के लिए वो औरत बेसुध हो गई थी। फिर जब वो सही हुई, तब उसने अपने कपड़े सही किए और फिर से अपनी लाइफ जीने लगी। कुछ ऑफिसर बताते हैं कि लोग वास्तव में पागल हो सकते हैं, ताकि वो पागलपन में अपने उस फेमस होने के सपने को सच कर सकें, जो वास्तव की दुनिया में कभी सच नहीं हो पाए और उन्हें हमेशा नकार दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दूसरी बीमारियों के मुकाबले मेंटल बीमारियों का रेट काफी ज्यादा है और ऐसे पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। पागलपन का रीजन क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कोई नहीं दे सकता, पर हम जानते हैं कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि साइफिलिस, ब्रेकडाउन और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो दिमाग को पूरी तरह से खराब कर देती हैं। ये सभी बीमारियां ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देती हैं और हमें पागल बना देती हैं। संक्षेप में देखा जाए तो सभी मेंटल पेशेंट, दिमाग से जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो शराब पीने या कोई नशे वाली चीजें पीने से या फिर दिमाग में किसी तरह की कोई चोट लगने से ब्रेन को डैमेज कर देती हैं, तो उससे इंसान पागल हो सकता है। ये तो हुई बायोलॉजी की बात। और बाकी अगर हम दिमागी बीमारियों के बारे में देखें, तो वो जिन लोगों को होती हैं, वो ना तो किसी तरह का कोई नशा करते हैं और ना ही उनके सिर पर कोई चोट लगी होती है। और अगर देखा जाए तो उनके ब्रेन सेल्स भी कुछ गलत नहीं होते हैं। जब इन लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता है तो इनके ब्रेन में किसी भी तरह का कोई डैमेज या कोई चोट नजर नहीं आती है और वो लोग आपके और मेरे जैसे ही हेल्दी पाए जाते हैं। ये लोग पागल क्यों हो जाते हैं? मैंने ये क्वेश्चन हमारे सबसे फेमस साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक फेमस मनोरोग हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनसे पूछा। इस टॉपिक पर अपने नॉलेज के लिए सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे बड़ा अवार्ड पाने वाले डॉक्टर ने मुझे क्लियर रूप से बताया कि उन्हें नहीं पता कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं। इस बात को पक्का कोई नहीं जानता कि वो लोग पागल क्यों हो गए, पर उन्होंने मुझसे एक बात जरूर कही कि जो भी लोग पागल हुए, वो अपने पागलपन में खुद को एक बहुत ही फेमस इंसान के रूप में देखते थे, जिनकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। मेरे पास अभी एक ऐसा पेशेंट है जिसकी शादी हो चुकी है और वो हर तरह की खुशियां, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, बच्चे और समाज में इज्जत पाना चाहती थी, लेकिन लाइफ ने उसकी सारी ख्वाहिशों को बर्बाद कर दिया। उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता था और उसने उसके साथ खाना खाने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से
उसे अपने कमरे में ही खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके कोई भी बच्चे नहीं थे, कोई सामाजिक इज्जत नहीं बची थी। वो पागल हो गई थी और अपनी कल्पना में ही उसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया था। उसने अपना पहला नाम फिर से शुरू कर दिया था। उसने अपनी कल्पना में ही एक अंग्रेज से शादी कर ली थी और इसके बाद वो मिसेस स्मिथ कहलाने लगी थी। और जहां तक बच्चों का सवाल है, तो अब हर रोज इसकी कल्पना में एक बच्चा होता है। जब भी मैं उससे फोन पर बात करता हूं तो बोलती है कि डॉक्टर, कल मुझे एक बच्चा हुआ है। लाइफ में एक बार उसके सभी सपनों के जहाजों को रियलिटी ने क्यों चट्टानों पर लाकर पटक दिया और बर्बाद कर दिया। यह बहुत ही दुख की बात है। पर अगर मुझे मौका मिलता कि मैं उसको पूरी तरह से ठीक कर पाता, तो मैं उसे ठीक ना करता, क्योंकि पागलपन में वो जितनी खुश है, ठीक होने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वही सारी प्रॉब्लम्स फिर से उसकी लाइफ में आ जाएंगी। इससे अच्छा यही है कि उसको भ्रम में ही सही पर खुश रहने दिया जाए। अगर कुछ लोग इंपॉर्टेंस पाने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर वो उनको ना मिले तो वो पागल भी हो सकते हैं। तो आप और मैं इस पागलपन की तरफदारी कर उन लोगों की मदद कर सकते हैं। हम कुछ और तो नहीं कर सकते, पर उनकी खुशी का सबब तो बन ही सकते हैं। चार्ल्स श्वाब पहले ऐसे इंसान थे जिनको अमेरिकन बिजनेस में पर ईयर $1 मिलियन से भी ज्यादा की सैलरी दी जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस टाइम पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था, और एक आदमी जो एक हफ्ते में $50 तक कमा लेते थे, उन लोगों को बहुत अमीर समझा जाता था। एंड्रयू कार्नेगी ने 1921 में चार्ल्स श्वाब को नई बनी हुई यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी में पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुना था। उस समय श्वाब सिर्फ 38 साल के ही थे। बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान बेथलहम स्टील कंपनी को संभालने के लिए यूएस स्टील कंपनी को छोड़ दिया, और फिर उसके बाद वो कंपनी इस दुनिया की सबसे आगे बढ़ने वाली कंपनियों में से एक हो गई। एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ल्स श्वाब को $1 मिलियन पर ईयर या एक दिन में $3,000 से ज्यादा सैलरी देने का वादा क्यों किया? क्योंकि श्वाब एक टैलेंटेड आदमी था? नहीं, क्योंकि वो दूसरे लोगों के मुकाबले स्टील के बारे में ज्यादा जानता था। स्टील को किस तरह से बनाया जाता है, क्या वो उसके बारे में ज्यादा जानता था? ये सब बेकार की बातें हैं। चार्ल्स श्वाब ने मुझे खुद ये बात बताई थी कि उन लोगों के पास ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे जो स्टील के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते थे। श्वाब ने उनसे कहा कि उन्हें इतनी बड़ी सैलरी इसलिए दी गई क्योंकि उनका लोगों के साथ बिहेवियर और लोगों को डील करने का तरीका बहुत अच्छा था। मैंने उससे पूछा कि उसने ये कैसे किया। यह उनका सीक्रेट उनके अपने वर्ड्स में दिया गया है, जिसे बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा जाना चाहिए। स्कूल के बच्चे उसे याद कर लें, हर दुकान और हर ऑफिस में दीवारों पर वो लटका देना चाहिए, जिससे कि सबको वो याद रहे। बच्चों को अपना समय बर्बाद करने की जगह पर उन वर्ड्स को याद करना चाहिए। लैटिन में जितने वर्ब्स होते हैं, ये ब्राजील में हर साल जितनी बारिश होती है, उसको अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के मुकाबले इन वर्ड्स को याद करना बहुत जरूरी है। ये आपकी और मेरी लाइफ बदल देंगे अगर हम केवल उनमें जिएंगे तो। प्रिंसिपल 1, कभी किसी की बुराई, निंदा या शिकायत ना करें। 2, लोगों के साथ बिहेव करने का बड़ा सीक्रेट। ऊंचे हेवन में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि किसी को कुछ भी करवा दिया जाए। क्या आपने कभी यह सोचना बंद किया है? हां, बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि दूसरे लोगों से भी वो ऐसा करवाना चाहते हैं। याद रखिए कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेशक आप किसी भी रिब्स पर रिवॉल्वर रखकर उसकी महंगी वॉच हड़प लेना चाहते हैं। आप अपने वर्कर से तब तक सपोर्ट करवाना चाहते हैं जब तक आप वापस से पीछे मुड़कर चले ना जाएं। उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर आप एक बच्चे से आसानी से वो सारी चीजें करवा सकते हैं
जो एक बड़े से नहीं करवा सकते, और उनसे करवाने के लिए किसी चाबुक या धमकी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इन कच्चे तरीकों के रिजल्ट भी बहुत अजीबोगरीब निकल सकते हैं। आपको नहीं पता कि कोई आपसे किस वक्त दुश्मनी कर ले, आपकी किसी भी हरकत की वजह से। इसीलिए लोगों के साथ जितना अच्छा बिहेव आप करेंगे, वो भी आपके साथ उतना ही अच्छा बिहेव करेंगे। मैं आपसे तभी कोई भी काम करवा सकता हूं जब मैं आपको वो चीज दूं जो आप वाकई में चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी चीज की ख्वाहिश रखता है तो वो उसके बदले में कुछ भी कर सकता है। आपको क्या चाहिए? सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि आप और मैं जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो किसी के साथ फिजिकल होना या फिर महान बनना। अमेरिका के सबसे बड़े फिलॉसफर में से एक हैं जॉन डेवी। उन्होंने इस बात को थोड़ा अलग तरीके से कहा है। डॉक्टर डेवी ने कहा है कि ह्यूमन नेचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है महान बनना या फिर एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनना जिसकी लोग हर कोई इज्जत करे। उस कोटेशन को हमेशा याद रखें, इंपॉर्टेंट बनने की डिजायर। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में आपको इस बुक में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? बहुत सी चीजें नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आप चाहते हैं, आप एक जिद करते हैं जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें जो ज्यादातर लोग चाहते हैं, उनमें से ये सब शामिल हैं। 1, हेल्थ और लाइफ का प्रिजर्वेशन। 2, खाना। 3, नींद। 4, पैसे और पैसों से खरीदी जाने वाली चीजें। 5, हमारे मरने के बाद की लाइफ। 6, फिजिकल सेटिस्फैक्शन। 7, हमारे बच्चों की भलाई। और 8, इंपॉर्टेंस की फीलिंग। लगभग ये आखिरी इच्छा है जो ज्यादातर और आमतौर पर पूरी होती ही है, बस एक को छोड़कर। लेकिन एक ऐसी डिजायर है लगभग उतनी ही गहरी, लगभग उतनी ही दया करने वाली जितनी की खाने की और नींद की डिजायर होती है। ऐसी चीज है जो शायद ही कभी खत्म होती है और फ्रूड इसे कहते हैं महान बनने की डिजायर। इसे ही डेवी महत्वपूर्ण या जरूरी होने की इच्छा कहते हैं। लिंकन ने एक बार यह कहते हुए एक लेटर लिखा था कि हर कोई तारीफ पसंद करता है, हर कोई चाहता है कि उसके कामों की और उसकी तारीफ की जाए। विलियम जेम्स ने कहा है कि ह्यूमन नेचर में सबसे गहरा प्रिंसिपल है तारीफ या सराहना की इच्छा रखना। उन्होंने इच्छा की तरफदारी नहीं की, बल्कि उन्होंने लालसा या डिजायर की तरफदारी की। यहां एक ऐसी इंसान की भूख है जो कभी खत्म नहीं होती है, और अगर उसे खत्म करने की कोशिश भी की जाए तो वो और बढ़ती ही जाती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से अपनी फेमस होने की भूख को कम करते हैं या खत्म कर देते हैं। वो लोगों को अपने हाथ की हथेली में तब तक पकड़ कर रखेगी जब तक कि वो मर ना जाए। तब भी उसको इस बात का दुख रहेगा कि वो क्यों और ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। इंसानों और जानवरों के बीच इंपॉर्टेंस की फीलिंग सबसे ज्यादा बड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जब मैं मिसौरी में एक खेती करने वाला लड़का हुआ करता था, तब मेरे पिता ने मेरा अच्छा पालन पोषण किया। मेरे पिता ने ड्यूरॉक, जर्सी हॉन्ग और सफेद दिखने वाले जानवरों का पालन पोषण किया था। पूरे मिडिल ईस्ट में हम जानवरों के मेलों में अपने सफेद दिखने वाले जानवरों और अच्छी नस्ल की जानवरों की एग्जीबिशन लगाते थे। हमने उस वक्त फर्स्ट प्राइज जीता था। मेरे पिता ने अपने नीले रंग के रिबन को सफेद चादर पर पिन किया, जो कि एक मलमल का था। जब भी कोई दोस्त या मेहमान घर पर आते थे तो मेरे पिताजी वो मलमल का कपड़ा निकालते और उसका एक छोर खुद पकड़ते और दूसरा मुझे पकड़ने के लिए देते, और फिर वो उन लोगों को अपना रिबन दिखाते। उन लोगों को पापा के रिबन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोगों को दिखाते थे क्योंकि उनके अंदर अपनी इंपॉर्टेंस की एक फीलिंग थी। अगर हमारे पूर्वजों में
ये इंपॉर्टेंट होने की भावना या ये फीलिंग नहीं होती तो फिर लोगों का जीना या ना जीना एक बराबर होता। वो सभी जानवर के समान हो जाते। ये इंपॉर्टेंट बनने की इच्छा थी जिसने एक अनपढ़ और गरीबी से जूझ रहे किराना क्लर्क को कुछ लॉ की बुक्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, जो कि उसे घरेलू लूट के एक बैरल के नीचे मिली थी, जो उसके पास थी और उसने उसे 50 सेंट में खरीदा था। आपने शायद इस किराना क्लर्क के बारे में सुना होगा। उसका नाम था लिंकन। ये इंपॉर्टेंट बनने की इच्छा ही थी जिसने डिकेंस को अपनी फेमस नॉवेल लिखने के लिए मोटिवेट किया था। इस इच्छा ने सर क्रिस्टोफर ब्रेन को अपनी सिम्फनी को पत्थर में डिजाइन करने के लिए मोटिवेट किया था। इस इच्छा ने ही रॉकफेलर को करोड़ों की कमाई करवा दी, जो उसने कभी खर्च भी नहीं की थी। और इसी इच्छा ने आपके शहर के सबसे अमीर परिवार को अपनी जरूरतों के लिए बहुत बड़ा घर बनाकर दिया। ये इच्छा अपनी आप को हर वो चीज देना चाहती है और वो हर चीज पहनाना चाहती है जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं। आपको ये सबसे अच्छी कार देना चाहती है और ये चाहती है कि आप और आपका परिवार हमेशा खुशी से रहें। यही वो इच्छा है जो बहुत सारे लड़के और लड़कियों को ऐसे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मजबूर कर देती है जो लोग टेररिस्ट बनाते हैं मासूम लोगों को। न्यूयॉर्क के एक बार के पुलिस कमिश्नर रहे ईपी मुलरोनी के अकॉर्डिंग ज्यादातर यंग जनरेशन के लोग अपराधी अहंकार से भरे हुए हैं और अरेस्ट होने के बाद इनका पहला अनुरोध उन झूठे न्यूज़पेपर वालों के लिए है जो उन्हें एक हीरो बनाते हैं। टाइम की सेवा के बिना सही जाने वाली सिचुएशन तब तक दूर की लगती है जब तक कि वो खेल के नंबर, फिल्म और टीवी स्टार्स और पॉलिटिशियंस की फोटो के साथ अपनी सिमिलैरिटी को दिखाने पर खुश होता है। अगर आप मुझे बताएंगे कि आप खुद को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या हैं। वही आपके कैरेक्टर को तय करता है। यह आपके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि आप जो भी करते हैं वो आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो जॉन डी रॉकफेलर चीन के पेकिंग में एक बहुत ही मॉडर्न हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे देकर लाखों गरीब लोगों की देखभाल की जिन्होंने उसे कभी नहीं देखा था और इंपॉर्टेंट बनने की फीलिंग उनके अंदर आई। तो वहीं दूसरी तरफ डिलिंजर ने एक डाकू, एक बैंक लुटेरा और एक मर्डरर बनकर खुद को इंपॉर्टेंट बनाया। जब एफबीआई के एजेंट उसको ढूंढ रहे थे तब उसने मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल भी हो गया और कहा, आई एम डिलिंजर। उन्हें इस बात पर प्राउड था कि वो पब्लिक के दुश्मन थे और उन्हें परेशान भी करते थे, पर फिर भी वो बोलते थे कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं ही डिलिंजर हूं। डिलिंजर और रॉकफेलर के बीच में यही सबसे बड़ा डिफरेंस था कि दोनों ने अलग अलग तरीकों से खुद को इंपॉर्टेंट बनाया। एक ने अच्छा काम करके खुद को महान बनाया तो दूसरे ने बुरा काम करके खुद को महान बनाया। इंपॉर्टेंट पर्सन बनने की भावना के लिए मेहनत करने वाले फेमस लोगों की मनोरंजक एग्जाम्पल से इतिहास पूरा भरा पड़ा है। यहां तक कि जॉर्ज वॉशिंगटन भी हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कहलाना चाहते थे और कोलंबस ने महासागर के एडमिरल और भारत के टॉपिक के लिए कन्विंस किया। कैथरीन द ग्रेट में उन लेटर्स को खोलने से मना कर दिया जो हिज इंपीरियल मैजेस्टी के लिए नहीं लिखे गए थे और मिसेस लिंकन ने व्हाइट हाउस में मिसेस ग्रैंड को एक बाघिन की तरह बुरी तरह से डांटा और उनसे कहा, जब तक मैं आपको इनवाइट नहीं करती तब तक आपकी मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हमारे करोड़पतियों ने 1928 में अंटार्कटिका में एडमिरल बर्ड के एक्सपीडिशन को इस समझ के साथ आगे बढ़ाया कि वो सोचने लगे कि जितने भी बर्फीले पहाड़ हैं वो उन लोगों के नामों पर रखे जाएं और विक्टर ह्यूगो का मन था कि उनके ओनर में पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। यहां तक कि शेक्सपियर, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते थे, उन्होंने भी
कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए हथियारों का एक कोट खरीदकर अपने नाम को ऊंचा करने की कोशिश की। मैं अपने लोगों में एक्साइटमेंट जगाने की अपनी कैपेसिटी के बारे में सोचता रहता हूं। मैं सोचता हूं कि कैसे मैं सबको किसी भी काम के लिए एक्साइटेड कर दूं कि वो लोग तुरंत उसके लिए तैयार हो जाएं। शॉब ने कहा, मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और किसी भी इंसान के अंदर जो सबसे अच्छा है उसे डेवलप करने का तरीका है उसकी तारीफ करना और उसको लगातार मोटिवेट करते रहना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी इंसान की अच्छाइयों को उनकी बुराइयों से मारता है। मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करता हूं। मैं एक आदमी को काम करने के लिए मोटिवेट करने में यकीन रखता हूं। आजकल ऐसा हो रहा है कि लोगों के अंदर टैलेंट तो बहुत है पर वो डीमोटिवेट हो चुके हैं। हर चीज से तो उनको मोटिवेट करने की जरूरत है जिससे कि वो दोबारा से अपने ट्रैक पर आ जाएं और अपनी फील्ड में बेहतर से बेहतर करके दिखाएं। मैं कभी किसी के अंदर कोई बुराई नहीं देखता, मैं सिर्फ उनकी अच्छाइयों पर नजर रखता हूं। अगर मुझे कुछ पसंद है तो वो ये है कि मैं अपनी क्वालिटी में बहुत अच्छा हूं और लोगों को हमेशा खुश रख सकता हूं, उनको मोटिवेट करके। शॉब ने यही किया, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो उसके अंदर की अच्छाइयों को भूलकर सिर्फ बुराइयों को ही देखते हैं। अगर वो इसे पसंद करते हैं तो वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर वो उसे पसंद नहीं करते हैं तो उसके बारे में 100 बातें बनाने लगते हैं। जैसा कि एक पुराना दोहा कहता है, एक बार मैंने बुरा किया और उसे मैंने सुना, 2 बार मैंने अच्छा किया लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। अपनी लाइफ में मैं बहुत सारे महान लोगों से मिला हूं और बहुत अलग अलग जगहों में उनसे मिला हूं। शॉब ने यह डिक्लेयर किया, मुझे अभी तक वो आदमी नहीं मिला है, चाहे वो कितना भी महान या ऊंचा हो, जिसने अच्छे काम ना किए हों और फिर भी लोगों की बुराई की हो, कि उसके आगे वो कभी भी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालेंगे। उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है कि एंड्रयू कार्नेगी की सक्सेस का राज यही है कि उन्होंने सबके सामने भी, यानी कि पब्लिकली और प्राइवेटली, दोनों तरीकों से लोगों की एक ही तरह से तारीफ की है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कभी किसी की फालतू में झूठी तारीफ नहीं की। यहां तक कि कार्नेगी अपनी समाधि के पत्थरों पर भी लोगों की तारीफ करना चाहते थे, पर ऐसा हो ना सका। उन्होंने अपने लिए एक आर्टिकल जैसा कुछ लिखा, यहां एक है जो जानता था उन लोगों को कैसे घेरें जो खुद से ज्यादा चालाक हैं। जॉन डी रॉकफेलर जिस तरह से लोगों को संभालते थे और उनसे बातचीत करके अपनी तरफ कर लेते थे, उसका कोई जवाब ही नहीं। उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जब उनके एक दोस्त एडवर्ड टी बेडफोर्ड ने दक्षिण अमेरिका में एक फर्म में अपने $1 मिलियन खो दिए और उनका यह फैसला अच्छा नहीं था, जॉन डी ने इनको थोड़ा भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी उनको पता था कि उनके दोस्त ने कुछ गलत नहीं किया है। वो जानते थे कि उनके दोस्त ने अपना अच्छा परफॉर्म किया है और इसीलिए वो घटना बंद हो गई थी। इसलिए रॉकफेलर ने अपने दोस्त को बधाई दी कि उन्होंने कम से कम 60% पैसे तो बचा ही लिए थे, जो कि फिर भी एक अच्छी बात थी। रॉकफेलर ने उनसे कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये शानदार है, क्योंकि हम हमेशा ऊपर की तरह अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन तुमने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने क्लियरली ये बात बोली कि एंड्रयू कार्नेगी की सक्सेस के पीछे ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने लोगों की तारीफ की, उनको खुश किया और उनकी बातें सुनी। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता है। हर किसी को चाहिए कि लोग उनकी तारीफ करें और उन्होंने ऐसा ही किया। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो रियल में कभी हुई तो नहीं है, पर उसकी बातें समझ में आती हैं। जैसे लगता है कि वो पहले कभी हो चुका है। वो कुछ इस तरह है। इस बेवकूफी भरी कहानी के अकॉर्डिंग एक खेती करने वाली औरत होती है जो
दिन भर के ढेर सारे काम करने के बाद अपने घर के आदमियों के सामने घास का ढेर लगा देती है। और जब वो गुस्से में उससे बोलते हैं कि क्या वो पागल हो गई है, तो वो जवाब देती है कि क्यों, मुझे कैसे पता चला कि आप इसको नोटिस करेंगे? मैं पिछले 20 सालों से आप लोगों के लिए खाना बना रही हूं और उस समय मैंने ये कभी नहीं सुना है। और मुझे ये बताने के लिए तुम लोगों ने हमेशा मुझे ताने दिए कि क्या हमें घास फूस खिला रही हो। तो आज इस बात से परेशान होकर मैंने ये किया है। जब कुछ साल पहले भागी हुई पत्नियों पर रिसर्च हो रही थी, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि उन पत्नियों के भाग जाने का मेन रीजन क्या हो सकता है? मुझसे अगर इसका आंसर पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि वहां पर प्रशंसा और तारीफ की कमी थी। लोगों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है और जिस जगह उन्हें ऐसा नहीं मिलता वो वहां से हट जाते हैं। ऐसा अक्सर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी करते हैं। हमें लगता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं तो उसे अब जताने की कोई जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। हर किसी को अच्छी बातें सुनना हमेशा से पसंद रहता है, वो इससे कभी बोर हो ही नहीं सकते। हमारी एक क्लास के मेंबर ने अपनी वाइफ के द्वारा की गई रिक्वेस्ट के बारे में बताया। वो औरत और उसके चर्च की बहुत सारी लेडीज एक ग्रुप बनाकर आत्म सुधार कार्यक्रम में शामिल थी। उसने अपने पति से उसकी अपनी मदद करने के लिए कहा। उसने अपने पति से बोला कि मैं अपने अंदर कोई 6 चीजों को चेंज करूंगी जो आप मुझे बताएंगे। मेरे अंदर जो भी कमियां होंगी उनमें से 6 पॉइंट आप नोट कर लीजिए और आप मुझे वो बताइए। मैं उनको अपने अंदर चेंज कर दूंगी जिससे कि हमारा रिलेशन और अच्छा हो जाए। मैं उसकी तरह से रिक्वेस्ट करने से बहुत ही हैरान हो रहा था। सच कहूं तो मेरे लिए 6 चीजें लिखना बहुत ही आसान होता जो मैं उसके बारे में चेंज करना चाहता था। और यहां तक कि उसने तो खुद ही ये बात बोली थी। तब तो मेरे पास एक अच्छा मौका था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उस रात जाकर सो गया और सुबह उठा तो मैंने फूल वाले को पैसे दे दिए और उसमें से 6 गुलाब के फूल खरीदे और उन्हें जाकर अपनी पत्नी को दिया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं परेशान रहता हूं। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे बहुत पसंद हो। जब मैं अपने घर पहुंचा तो आपको क्या लगता है कि दरवाजे पर कौन मेरा वेलकम करने के लिए खड़ा होगा? जी हां, वो और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी ही थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि तारीफ करने से लोगों के अंदर कितना बड़ा चेंज आ सकता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। अगर इस जगह अगर मैं उसकी बुराई कर देता और उसके अंदर कमियां निकालकर उसको चेंज करने के लिए दे देता तो हो सकता है कि दरवाजे पर वो अगले दिन मेरा इंतजार ना कर रही होती। अगले दिन संडे को चर्च में जब अपने कामों की रिजल्ट की लिस्ट दी जा रही थी तो बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ वो पढ़ रही थी। वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई पति अपनी पत्नी की इतनी तारीफ कर सकता है। उस दिन के बाद से मुझे साफ पता चल गया कि तारीफ एक ऐसी चीज है जिससे सब कुछ सही किया जा सकता है। फ्लोरेंस जिगफील्ड, जो कि एक बहुत ही सुपीरियर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक लड़की को इतना ग्लैमरस और फेमस बना दिया था कि उसकी वजह से उनकी बहुत तारीफ हो रही थी। उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें की जिससे वो फेमस हो गए। उन्होंने छोटे छोटे जानवरों को लिया जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा होगा और उन्हें स्टेज पर रहस्य और रोमांच के लालच से ग्लैमरस में चेंज कर दिया। तारीफ और कॉन्फिडेंस की वैल्यू को जानकर उन्होंने अपनी वीरता और सोचने की शक्ति से लेडीज को बहुत ही सुंदर फील करवाया। वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। वो किसी को हंसा भी सकते हैं और किसी को रुला भी सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था। उसने कोरस लड़कियों की सैलरी को बढ़ाकर $30 पर वीक से बढ़ाकर $175 तक कर दिया था। वो बहुत शूरवीर भी था। उसने एक ओपनिंग नाइट में कोरस गर्ल्स को
अमेरिकन ब्यूटी गुलाब के साथ अच्छा फील करवाया। मैं एक बार उपवास रखने की सनक के आगे झुक गया था। मेरा बहुत मन था कि मैं भूखा प्यासा रहकर खुद को सेल्फ कंट्रोल करने की पावर सिखाऊं, और मैं बिना खाए 6 दिन और रात रुका। यह मुश्किल नहीं तो छोटे दिन के लास्ट में मुझे दूसरे दिन के लास्ट की तुलना के मुकाबले कम भूख लगी थी। फिर भी मुझे पता है, जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग सोचते हैं जिन्होंने किसी भी तरह का कोई क्राइम किया है, अगर वो अपनी फैमिली या वर्कर्स को 6 दिनों तक बिना खाने के रहने देते हैं, लेकिन वो उन्हें 6 दिन और कभी कभी 6 हफ्ते या कभी कभी 60 साल के लिए जाने देंगे, उन्हें इस बात की तसल्ली दिए बिना कि वो लगभग उतना ही उनसे मिलने के लिए तरसते हैं जितना कि खाने के लिए तरसते हैं। हम अपने बच्चों और दोस्तों और वर्कर्स की बॉडी का पालन पोषण करते हैं, उनको उस हिसाब से खाने के लिए देते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का पोषण करते हैं। हम उन्हें एनर्जी बनाने के लिए भुना हुआ बिफोर आलू देते हैं, लेकिन हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए ऐसे वर्ड्स देने से कतराते हैं जो हमेशा और सालों साल तक उनकी यादों में सुबह के सितारों के म्यूजिक की तरह गाना गाएंगे।